नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमन प्रणाम, खम्मा गणी सभी साथियों को पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बधाइयां कि हमारा पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल परिवार 2300 मेंबर का हो चुका है। जोर लगाइए, अपनी ताकत आजमाइए और एक एक का सब्सक्राइबर को और बढ़ाइए। और इस प्रकार आज हम 2300 पारिवारिक मेंबर यूट्यूब चैनल के हो चुके हैं। हम आज उस बादशाह के बारे में पढ़ रहे हैं, उस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, उस सम्राट के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि विदेशी इतिहासकारों ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। उसमें एक व्यक्ति है किलहॉर्न। किलहॉर्न व्यक्ति है जिसने अपने साहित्य में लिखा, किलहॉर्न व्यक्ति ने लिखा कि ये वाकई वह उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कालिदास और भवभूति की होड़ करने वाला विद्वान व्यक्तियों में जो शामिल किया जाता है। इसलिए जानक ने पृथ्वीराज विजय में भी उसे कवि बांधव की उपाधि दी है, उसे कवि बांधव के रूप में पुकारा है, उसे कटिबंध कहा है, कवि बांधव कहा जाता है। और उसने हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में ऐसा लिखा कि उसकी भी तुलना 12वीं के किरारतून जूनियम से की जाती है, किरातार जूनियम से की जाती है। और 12वीं जिन संस्कृत के कवियों में जिनकी उक्ति कही जाती है कि उपमा कालिदास्य भारवेर अर्थ गौरवम, उपमा कालिदास्य भारवेर अर्थ गौरवम, दंडीन पद लालित्यम, मागे संति त्रिगुणा। माघ में ये तीनों गुण है। कौन? कालिदास का उपमा, भारवे अर्थ गौरम, भारवी का अर्थ गौरम, और दंडी ने पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्यम। तो भारवी ने जो लिखा था किरारतार जूनियम, इस किरारतार जूनियम जो भारवी ने लिखा, इससे जिनकी तुलना की जाती है, और वो नाटक था हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा, और वो विद्वान कौन था? बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ। बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम जो पढ़ेंगे उनको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बीसलदेव की प्रारंभिक कठिनाइयां। प्रारंभिक कठिनाइयां यानी उसने कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयां भुगती और कौन कौन सा उनका प्रारंभिक संघर्ष रहा, इस रूप में पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि बीसलदेव की जो विग्रहराज है, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, बीसलदेव की राजनीतिक उपलब्धियां, इन राजनीतिक उपलब्धियों के कारण और साहित्य की उपलब्धियों के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों के काल के अंदर स्वर्ण काल इसी विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा है। बीसलदेव के काल को, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, और ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। तो क्यों कहा है? क्योंकि राजनीतिक उपलब्धियां और साहित्यिक उपलब्धियां उनकी गजब की थी, इसलिए हम उन्हें साहित्य की उपलब्धियों में भी पढ़ेंगे। साहित्यिक उपलब्धियां इसलिए पढ़ेंगे कि साहित्य की उपलब्धियां हमें बीसलदेव चतुर्थ के बारे में जानकारी देगी। साहित्यिक उपलब्धियों के बाद में इनका निर्माण क्या क्या निर्माण इन्होंने करवाए। जैसे 2.5 दिन के झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके मस्जिद में बनाया, वो संस्कृत पाठशाला थी, वो इसी बीसलदेव ने बनाई। राजस्थान का प्रथम संस्कृत का विश्वविद्यालय, अतिशयोक्ति नहीं कहा जाए यदि, तो राजस्थान का प्रथम संस्कृत का महाविद्यालय, राजस्थान की प्रथम संस्कृत की पाठशाला जो दारा एमपी की तर्ज पर बनी थी, राजा भोज परमार ने बनवाई थी, ऐसी ही यहां बनी थी, और वो हमारे अजमेर में बनी थी। तो इस प्रकार हम कवि बीसलदेव के बारे में पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रारंभिक कठिनाइयां। इनके एक एक टॉपिक का हम बड़ी तसल्ली से, बड़े धैर्य से और ज्ञान की गहराई से इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि उनकी प्रारंभिक क्या कठिनाइयां थी, और प्रारंभिक कठिनाइयों के साथ में उसने किस प्रकार
राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की। हम ये पढ़े थे कि चौहानों में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की और उसका काल 1105 से 1130 तक रहा। फिर आया था अन्नोराज जिसे आनाजी कहते हैं, जिसे अन्ना जी कहते हैं। इनका काल 1133 से लगा के 1155 तक का काल इनका माना जाता है। फिर आता है 1158 से लगा करके 1163 ईस्वी का काल बीसल देव का विग्रहराज चतुर्थ का माना जाता है। अन्नोराज के हमने पढ़ा कि 2 रानियां थी। एक हमने चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह की बेटी कांचन देवी के बारे में पढ़ा। यह कांचन देवी थी। कांचन देवी के एक बेटा था और वो था सोमेश्वर। और एक रानी थी उनकी सुधवा, जो योध्या राजकुमारी थी। सुधवा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था जगदेव, जो इतिहास में जग्गादेव के नाम से जाना गया, जग्गादेव। फिर एक बेटा आता, राजकुमार था, जो बीसल देव के बाद में एक बेटा आता है देवदत्त। अब देखो, हमने ये पढ़ा कि अन्नोराज को जगदेव ने मौत के घाट उतार दिया और अपने पिता की हत्या कर दी। पद के लालच में की होगी या किसी और विद्वेष में की होगी, लेकिन जग्गादेव ने अन्नो जी की हत्या कर दी। अब क्या था, जब जग्गादेव ने हत्या कर दी तो ये चौहान साम्राज्य में पितृहंता के रूप में कुख्यात हुआ। जब पितृहंता के रूप में कुख्यात हुआ तो 1133 और 1155 का काल अन्ना जी का कहलाता है। अब 55 से लगा करके 1155 से लगा करके और 1158 तक 3 साल जग्गादेव ने जब अन्नोराज की हत्या कर दी तो संघर्ष का काल रहा। इस 3 सालों के अंदर कभी राजा वो बन जाता था, कभी वो बन जाता था। इस प्रकार कभी जग्गादेव की जीत हो जाती थी, कभी बीच में इधर चालुक्यों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। कांचन देवी के कहने से चालुक्यों ने सोमेश्वर, उस समय बाल्यावस्था में था, सोमेश्वर को ये सिद्धराज जयसिंह का दोहिता था और चालुक्य नरेश कुमारपाल का भाणेज था। अब इसने कुमारपाल इसे गुजरात ले गया और अनिलवाड़ा में इसका लालन पालन किया। अब सोमेश्वर अनिलवाड़ा में रहने लगा, गुजरात में रहने लगा। इधर जब जग्गादेव ने पितृहंता के रूप में अन्ना जी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए वो पितृहंता, पिता को मारने वाला कहलाया। यहां के सामंतों ने, जागीरदारों ने, चौहान वंश के राजपूतों ने, भाई कुटुंब परिवार रिश्तेदार, इन्होंने कहा कि पिता की हत्या करने वाले का किसी भी हालात में राज तिलक नहीं हो सकता। अब क्या था, बीसल देव को राजा बना दिया और 1158 ईस्वी में बीसल देव राजगद्दी पे बैठा। जब बीसल देव राजगद्दी पर बैठा तब अब इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की तरफ चलते हैं। जग्गादेव की बीसल देव ने हत्या करी और जग्गादेव को पद से हटाया। अपने पद का कांटा बीसल देव ने हमेशा के लिए जग्गादेव को राजगद्दी के साथ ही जीवन से उतार करके लिया। जीवन पद से उसको उतार करके जग्गादेव ने अपने राजनीतिक कांटे को साफ किया। अब देखो, राजनीतिक उपलब्धि के अनुसार यहां तुर्क थे और तुर्क में इधर खुसरू शाह का शासन था। इधर ये जो भाग है ये वर्तमान का हमारा अहिरवाटी कहलाता है। अहिरवाटी, ये अहिरवाटी था और यहां अहिरवाटी में भंडा नायक थे। भंडा नायक जिसे
बदनायक आदि नाम से पुकारा जाता है। और ये हमारा यूपी का और राजस्थान का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, यहां थे। और यहां जो भाग था, यहां दिल्ली पे तंवरों का शासन था, यहां दिल्ली पे तंवरों का शासन था। यहां जो भाग था मालवा का, वो परमारों का शासन था, यहां परमार थे, यहां परमार थे। और यहां जो गुजरात का शासन था, वो चालुक्यों का शासक था, चालुक्यों का। और चालुक्य नरेश जो था, वो था कुमारपाल, कुमारपाल। बीसल देव के पिता जो थे अन्नोराज, हमने जब अन्नोराज के बारे में पढ़ा था, याद करो आप, हमने अन्नोराज का अन्नाजी का सामना करवाया था कुमारपाल से। पहले हमने अन्नोराज जी का सामना करवाया था चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह से, सिद्धराज जयसिंह से। और सिद्धराज जयसिंह जब हार गया, सिद्धराज जयसिंह जब हार गया, तो उसने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह, कांचन देवी का विवाह कैसे किया था? अन्नोराज से। लेकिन अन्नोराज को एक व्यक्ति ने हराया, वो व्यक्ति था कुमारपाल। ये कुमारपाल इसी सिद्धराज का बेटा था, ये इसी सिद्धराज का पुत्र था, ये कुमारपाल चालुक्य था। और कुमारपाल चालुक्य ने अन्नोराज को हराया था और 2 बार आक्रमण किया। बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि माउंट आबू के पास में जब ये अन्नोराज जब यहां आक्रमण किया, माउंट आबू के पास में कुमारपाल ने हरवाया और बुरी तरह हारा और फिर दोबारा और आक्रमण किया, तब अन्नोराज ने कुमारपाल को अपनी बेटी दी जलन, जिसे जलना भी कहते हैं, जलना भी कहते हैं। इसका मतलब कुमारपाल से अभी भी इनकी दुश्मनी अन्नोराज के बेटे बीसल देव से भी बनी हुई थी, बीसल देव से बनी हुई थी। अब बीसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, अब विग्रहराज चतुर्थ का सामना कैसे होगा? कुमारपाल से होगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति थी। सर्वप्रथम इसने क्या किया कि जगदेव को, जो अन्नोराज की सुधवा रानी से पैदा हुआ था, और अन्नोराज की सुधवा रानी से जगदेव पैदा हुआ, तो जगदेव ने अन्नोराज को मार दिया और राजा बन गया। तब बीसल देव ने सबसे पहले जगदेव को मारा, इसने सबसे पहले जगदेव को गद्दी से हटाया। इस प्रकार इसने प्रथम राजनीतिक उपलब्धि जगदेव को कांटा निकाल करके की, उसे जीवन पथ से हटाया और खुद विग्रहराज चतुर्थ के नाम से राजा बना। फिर दूसरी उसने उपलब्धि, तंवर वंशीय शासक दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? बीसल देव ने, बीसल देव ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के तंवरों को हराया, तंवरों को हराया। अब तंवरों को हराने के बाद में उसने दिल्ली को जीता नहीं। क्यों? क्योंकि उधर जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनके बीच में इन्हें दिल्ली के क्षेत्र को इन्होंने बफर स्टेट के रूप में रखा, बफर स्टेट के रूप में रखा और इन्हें अपना सामंत बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि ये झुंझुनू और ये सिक्कर और ये जो क्षेत्र, यहां एक कांतली नदी बहती है और यहां ला करके उन्हें जागीरी दी। ये क्षेत्र तोरावटी कहलाया तंवरों के कारण। तो उन्हें यहां सामंत जागीरदारी दी और इसे एक बफर स्टेट के रूप में रखा, ताकि कोई दिल्ली से उत्तर पूर्व के क्षेत्र से कोई आक्रमण हो तो पहले दिल्ली उनका सामना करें। एक बफर स्टेट के रूप में दिल्ली को हमेशा के लिए बीसल देव ने अपनी रणनीतिक कूटनीति के तहत, अपने राजनीतिक का जो चौपड़ उसने खेला, राजनीतिक जो पासा खेला, उस पासे के तहत उसने अपनी चालों के द्वारा उसने उसे बफर स्टेट के रूप में मान्यता दी और दिल्ली के तंवरों को उसने अपने सामंत बना दिया, ऐसा कहा जाता है। यह प्रथम शासक है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। यह चौहानों में दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार करने वाला, दिल्ली पर पूर्ण अधिकार करने वाला चौहानों में प्रथम शासक है, वो है बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ। अब उसने पहली जगदेव को हटाया, दूसरा उसने दिल्ली पर पूर्ण अधिकार किया। अब देखो, ये जो कुमारपाल है, चालुक्य कुमारपाल,
इस चालुक्य कुमारपाल ने जालोर पर, पाली पर और नागौर पर, यानी ये नागौर, ये पाली और ये जालोर, इन क्षेत्रों को कुमारपाल से बीसलदेव ने मुक्त करवाया। ये इसकी तीसरी राजनीतिक जीत थी। जब कुमारपाल अजमेर अन्नोराज के समय जब कुमारपाल ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो लौटते हुए उसने चित्तौड़ जीता था और यहां चित्तौड़ पे अपना एक सामंत बिठा दिया था और उस सामंत का नाम था सज्जन। और सज्जन जो व्यक्ति था वो बीसलदेव से भयंकर दुश्मनी पालता था। तो बीसलदेव ने सज्जन को भी हराया। कुमारपाल चालुक्य से उसने जालोर जीता, पाली जीता, नागौर जीता और कुमारपाल के सामंत सज्जन को हरा करके इस क्षेत्र को मुक्त कराया। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करवाया और विस्तार करके अब देखो पाली के अंदर एक स्थान पड़ता है नाडोल। नाडोल पे उस समय शासक था कुंतपाल। उसने कुंतपाल को भी हराया। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उसने इस राजस्थान को जीता। दोबारा बताता हूं कि अब राजस्थान की सीमा क्या हो गई, कि किस प्रकार उसने अपनी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की। इधर तो उसने अहिरवाटी जो क्षेत्र है, अहिरवाटी क्षेत्र के अंतर्गत उसने सहारनपुर तक अपना राज्य बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के अंदर एक इंद्रपुरी पड़ता है, इसका इंद्रपुरी में भी राज था। अहिरवाटी या भंडनायक जिसे बदनायक भी कहते हैं, इनको इसने हराया। इधर परमारों का राज था, परमारों को हराया। इधर हमने पढ़ा कि चालुक्य नरेश कुमारपाल था, उसने कुमारपाल पर भी आक्रमण किया। कुमारपाल से उसने जालोर जीता, कुमारपाल से उसने पाली जीता। नाडोल के शासक कुंतपाल से उसने नाडोल जीता और इसने नागौर भी जीता और इधर तंवरों से उसने दिल्ली जीती। अब यह राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र उसके पार था। यहां एक नदी बहती है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और ऐसी सिंधु की एक सहायक नदी है जिसे अटक कहते हैं। अटक नदी, सिंधु की सहायक नदी है अटक। और इधर जो तुर्कों का शासन था और उसने तुर्कों के शासक खुसरू शाह को हराया और यह गजनी का शासक था। गजनी शासक तुर्क शाह को हरा करके इसने अटक नदी पार तक मुसलमानों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया। इसने अपने राज्य अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया था कि मुसलमान इस चौहान साम्राज्य के अंदर पांव नहीं धरें और उसने मुसलमानों को इस साम्राज्य से भगा करके अटक नदी के पार कर दिया और अटक नदी इनकी सीमा निर्धारित कर दी और खुसरू शाह को एक स्थान निर्धारित कर दिया। इस प्रकार उसने अपने सर्वाधिक क्षेत्र को जीता। इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि ये चौहानों का सवर्ण काल था। बीसलदेव चौहान का काल चौहानों का सवर्ण काल था। कौन कहता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि बीसलदेव का काल चौहानों का सवर्ण काल है। एक दिल्ली के पास में शिवालिक पर्वतमाला है। उस शिवालिक पर्वतमाला में 9 अप्रैल 1163 को एक शिवालिक स्तंभ लेख मिला है। उस स्तंभ लेख के अंदर अमीर खुसरो शाह को हराने का स्पष्ट उल्लेख है और ललित विग्रह राज में अमीर खुसरो शाह को हमीर के नाम से संबोधित किया गया है। तो वो अमीर खुसरो शाही था जिसे अमीर के नाम से
जाना गया है। और इस प्रकार उसने मुसलमानों को सफाया किया। ये कौन सा शिलालेख कहता है? 9 अप्रैल 1163 का शिलालेख। इस शिलालेख को कहते हैं शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख। इस शिवालिक स्तंभ लेख में यह बात निर्धारित की गई है कि इस खुसरू शो को हराया था। तो इस प्रकार दिल्ली के तंवरों को हराने वाला प्रथम शासक कौन था? बीसलदेव था। बीसलदेव था। और अयरवाटी के अंदर भंडा नायक को हराने का, भद्द नायक को हराने का, सहारनपुर यूपी तक उनका जिनका राज था वो बीसलदेव था। इधर इनकी साम्राज्य परमारों से जा लगी थी। इधर चालुक्य नरेश कुमार पाल तक इनकी सीमा जा लगी थी। इधर अटक नदी पार इनका साम्राज्य था। इस प्रकार इनकी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि कही जाती है। और शिवालिक स्तंभ लेख यह कहता है कि बीसलदेव चौहानों का वो शासक था जिसने इस आर्यावर्त को मलेच्चों से, मुसलमानों से मुक्त करवाया था। मुसलमानों से मुक्त करा करके आर्यों के रहने के लायक बनाया था। आर्यों के रहने के लायक बनाया था। ये कौन कहता है? ये शिवालिक स्तंभ लेख कहता है। तो इस प्रकार जो भी है राजनीतिक उपलब्धि उसकी सर्वाधिक थी। बीसलदेव का साम्राज्य चौहानों में सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य था और अब तक का सबसे शानदार शासनकाल बीसलदेव का रहा। इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा की कलम उनके गुणगान में गीत गाने लगी और कहने लगी कि चौहानों का सवर्ण काल बीसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का सवर्ण काल कहा जाता है। परमंद कोश में यहां तक लिखा है कि उसने तुर्कों को हराया, इसलिए परमंद कोश काव्य है उसे तुरुस्क जीत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसने तुर्कों को हराया, इसलिए परमंद कोश कहता है कि तुर्कों को हराने के कारण वो क्या था? तुरुस्क जीत था। वो तुरुस्क जीत था, यानी तुर्कों को हराने वाला था। इसलिए यह परमंद कोश कहता है कि वो तुरुस्क जीत था। खुसरू शाह को हराने का उल्लेख हमें 9 अप्रैल 1163 का शिवालिक अभिलेख में मिलता है। अब देखो, राजनीतिक उपलब्धि के बाद में बीसलदेव चौहान का काल सवर्ण काल कहलाया। क्या वो साहित्य में भी इतना धनी था? जितना वो तलवार का धनी था, इतना वो कलम का धनी था, इतना वो साहित्य का धनी था, इतना वो विद्वानों का आश्रयदाता था। वो विद्वानों को बुला बुला करके अपने राज्य के अंदर शरण देता था और उन्हें प्रोत्साहित करता था। इसलिए वो कटिबंधु कवि बांधव कहलाया। इसलिए उसे कहा जाता है सोमदेव की कलम उनके गुणगान कर उठी और सोमदेव की कलम को कहना पड़ा कि वो विद्वानों में सर्वप्रथम था। वो विपाचित नामा माध्यम यानी विद्वानों में प्रथम था। ये सोमदेव कहता है विग्रहराज चतुर्थ को कि वो विद्वानों में प्रथम था। विपाचित नामा माध्यम, विपाचिता ना माध्य, विपाचिता नामा माध्य यानी विद्वानों में प्रथम। विद्वानों में प्रथम किसको कहा जाता है? बीसलदेव चौहान को। बीसलदेव चौहान को किसने कहा है? सोमदेव ने कहा है। सोमदेव की कलम उसका गुणगान करने उठी और कहा कि यह विद्वानों में प्रथम है। इसीलिए किलहोर्न को भी कहना पड़ा, किलहोर्न विद्वान को भी कहना पड़ा कि वास्तव में वो उन हिंदू शासकों में से एक है। एक व्यक्ति था जो कालिदास और भारवी को होड़ कर सकता था। यदि कोई कालिदास की उपमा से होड़ कर सकता है और भारवी के अर्थ गौरवम से कोई होड़ कर सकता है तो वो एक ही शासक था और वो था बीसलदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। ये कौन कहता है? किलहोर्न कहता है। किलहोर्न भी कहता है कि वह आ सकता है क्वेश्चन, वह उन हिंदू
वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास एवं भारवी की होड़ कर सकता है, होड़ कर सकता है। कालिदास गुप्तों के काल का एक महान नाटककार, कवि और लेखक था, जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, रघुवंश महाकाव्य लिखा। वो व्यक्ति कालिदास था जिन्होंने संस्कृत के अंदर उपमा का इतना प्रयोग किया कि आज तक उपमा कालिदास्य बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि उपमा कालिदास्य है, भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरवम। भारवी ने किरातार जोनियम लिखा था और दंडिन पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य। तो वो कालिदास और वो भारवी से यदि कोई होड़ कर सकता था तो वो राजा कौन था? वो राजा बिशलदेव था। इस प्रकार उसे विद्वानों के आश्रयदाता के कारण कवि बांधव कहा जाता है। यानी ये कवियों का भाई था, कवियों का बंधु था, इसलिए उसे कटी बंधु कहा जाता है, विद्वानों का बंधु कहा जाता है। वो कहा जाता है बिशलदेव रासो को। अब देखो कुछ और भी उसके बारे में जो कहा जाता है वो पढ़ते हैं। बिशलदेव का एक साहित्यकार था और मंत्री भी था, सोमदेव। ये युद्ध और शांति मंत्री भी था, सोमदेव। सोमदेव ने जो साहित्य लिखा, विग्रहराज, चतुर्थ ने खुद हरिकेली नाटक लिखा, लेकिन जो सोमदेव ने लिखा वो ललित विग्रहराज लिखा। सोमदेव ने देखो साहित्य और साहित्यकार के रूप में बिशलदेव का सोमदेव उसका साहित्यकार था। उसने जो चीज लिखी वो थी उनका ललित विग्रहराज। देखो ललित जो विग्रहराज है उसमें यहां जो अयरवाटी थे, अयरवाटी वाले क्षेत्र से आगे जो यहां भंडानायक थे, इस भंडानायकों से आगे यहां पड़ता है इंद्रपुरी। और इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी। और इस प्रकार खुसरो शाह ने आक्रमण किया था। और ललित विग्रहराज ये कहता है कि ललित विग्रहराज जो सोमदेव का नाटक था, और सोमदेव का जो ललित विग्रहराज नाटक है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस नाटक में यह कहा गया है कि देसल देवी और बिशलदेव शासक के मध्य जो प्रेम संबंध है उनका बताया गया है कि किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से प्रेम संबंध थे। बिशलदेव के मुख से देसल देवी को यह संदेश भिजवाया गया है। इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी, उसको संदेश भिजवाया गया है कि हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी, क्योंकि मैं जल्दी ही गजनी शासक को मार भगाने के लिए आता हूं। तो सोमदेव उसका दरबारी कवि था। इसी सोमदेव ने उसे विद्वानों में प्रथम माना है। साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी सोमदेव ने की थी। बिशलदेव के समय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता सोमदेव ने की थी। इसने ही विग्रहराज को विपाचिता नाम माध्यम माना है। यानी विपाचिता ना महाध्या, यानी विद्वानों में प्रथम माना है वो सोमदेव है। और सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। ललित विग्रहराज के इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और बिशलदेव के मध्य प्रेम संबंध है। अब देखो नरपति नाले उसका एक और साहित्यकार था
उसने लिखा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो 4 खंडों में, कितने खंडों में? 4 खंडों में। और यहां शासक था परमार भोज। हालांकि ये एक कल्पना है, काल्पनिक कहानी है परमार राजा भोज की और इंद्रपुरी की देसल देवी की, काल्पनिक है। परमार राजा भोज है वो बीसल देव से 100 साल पहले इस संसार से चले गए थे, लेकिन इसमें परमार राजा भोज का उल्लेख किया गया है। और परमार राजा भोज की पुत्री थी राजमती, तो ये राजमती हो सकता है कि इस परमार राजा भोज की ने हो। और आबू में भी परमार राजाओं का शासन था, तो ये आबू के किसी परमार राजा के भोज नाम से कोई राजकुमारी हो, उसका भी उल्लेख हो सकता है। जो भी है उसके अंदर नरपति नाले ने बीसल देव रासो के अंदर बीसल देव और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। ये 4 खंडों में, 4 खंडों में अलग अलग बांटा गया है कि राजमती से बीसल देव को किस प्रकार से प्रेम होता है, प्रेम होने के बाद में बीसल देव कैसे उससे ठुकरा देता है, ठुकराने के बाद राजकुमारी दौड़ करके यहां से मालवा से जो चली जाती है वो चली जाती है उड़ीसा, उड़ीसा चली जाती है और खानदेश चली जाती है। बीसल देव किस प्रकार दूसरे खंड के अंदर उसे लेके आता है, उड़ीसा खानदेश को भी वो जीतता है और चित्तौड़ को भी जीतता है। इसका उल्लेख नरपति नालय के बीसल देव रासो में किया गया है। मैं एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करूंगा और वर्तमान में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य सहित हल करूंगा आपका। बिल्कुल मैं सरसरी तौर से पढ़ा करके पल्ला नहीं झाड़ूंगा। आपके इतिहास के अंदर जो चीज पूछी जाती है, हो सकता है कि मेरा प्रेजेंटेशन इतना रोचक नहीं हो, लेकिन आप इतिहास को जब पढ़ोगे तो मुझे जरूर याद करोगे कि उस बंदे ने बड़ी गहराई से पढ़ाया था। मेरा केवल वीडियो बनाना या आपका मनोरंजन करना नहीं है, मुझे आपको सफलता किस प्रकार मिले इस बात पे विचार करना है। न किसी की दुआ आपको जिता सकती है और न किसी की बद्दुआ आपको हरा सकती है, केवल आपकी जिद आपको जिता सकती है। आपको जिद करनी होगी और मेहनत करनी होगी, योगी की भांति आपको तपना होगा, तभी आपके द्वार सफलता आके आपका दरवाजा खटखटाएगी। हर सुअवसर आकर के हर किसी का एक बार दरवाजा जरूर खटखटाता है, वो दरवाजा हमें खोलना है, सफलता की कुंजी के द्वारा हमें खोलना है। इस बात को मैं एक एक शब्द को आपको पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि नरपति नालय ने बीसल देव रासो लिखा और बीसल देव रासो पश्चिमी राजस्थानी भाषा में, बीसल देव रासो पश्चिमी राजस्थानी भाषा में, ये महत्वपूर्ण चीज है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा में बीसल देव रासो, और इसके अंदर परमार राजमती, परमार भोज की पुत्री राजमती और बीसल देव के प्रेम संबंधों का अध्ययन है। प्रथम में वो प्रेम करती है, दूसरे खंड के अंदर खानदेश और उड़ीसा भाग जाती है, वापिस उसे लेकर के आते हैं, और एक खंड के अंदर राजमती का वीर्य बताया गया है कि वो किस प्रकार बीसल देव के लिए, विग्रहराज चतुर्थ के लिए तड़पती है, उसे संदेश भेजती है, उसे याद करती है, उसे मिस करती है, और किस प्रकार वो ठंडी रातें करवट बदल बदल करके सोती है। वो राजमती के बारे में इस प्रकार बीसल देव रासो 4 खंडों में, और 4 खंडों में से चारों खंड राजमती को समर्पित है। परमार राजा भोज के बेटी है वो, और नरपति नालय ने बीसल देव रासो लिखा। तीसरा आता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ खुद यानी बीसल देव ने एक नाटक लिखा संस्कृत में, बीसल देव ने नाटक लिखा संस्कृत में, उसका नाम है हरि केली। हरि यानी भगवान शिव और केली यानी अर्जुन। अर्जुन और किरात का महाभारत काल में जो शिव के वेश में जो स्वांद होता है, उस स्वांद को यहां बताया गया है। और यह भी स्वांद किसके रूप में बताया, देखते हैं। देखो, अर्जुन और किरात का जो स्वांद भगवान अर्जुन व किरात का जो भगवान शिव के वेश में जो स्वांद होता है, उस स्वांद के बारे में यहां बताया गया है। हरि केली का स्वांद, हरि केली, हरि केली नाटक, और है किसमें, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। और ये 12वीं का जो साहित्य है,
किरातर किरातर जूनियम, किरातर जूनियम, किरातर जूनियम की नकल है। किरातर जूनियम के आधारित है हरिकेली संस्कृत के नाटक के भारवी के किरातर जूनियम के आधार पर, यानी इसकी भारवी का जो किरातर जूनियम की जो विषय वस्तु है वही विषय वस्तु हरिकेली नाटक की है। हरिकेली नाटक की है और हरिकेली नाटक लिखा किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, खुद बिसल देव ने। अब देखो हरिकेली नाटक है वो दो जगह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक लिखा गया है अढ़ाई दिन के झोंपड़े पे, अढ़ाई दिन के झोंपड़े पे, अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर लिखा है संस्कृत भाषा में। और दूसरा कहां लिखा है? ब्रिस्टल, ब्रिस्टल समाधि पर। और ब्रिस्टल समाधि किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय की है। ये वही राजा राम मोहन राय है जो हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति था जो समुद्री यात्रा को हिंदुस्तानी पाप समझते थे, जहाज के अंदर बैठे और अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए ये कहां गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली होते हुए ये इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के यूके में ये ब्रिस्टल स्थान पर अपना अंतिम सांस ली, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। उस ब्रिस्टल के अंदर उनकी एक शिष्या है, उसने उनकी समाधि बनाई। उस समाधि के ऊपर हरिकेली नाटक आधा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और आधा अजमेर के अंदर अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है। अब देखो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा राजस्थान का प्रथम संस्कृत कॉलेज था, प्रथम संस्कृत विद्यालय था और प्रथम संस्कृत पाठशाला थी, और वो थी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। देखो बात यह है कि यहां था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 दो बार युद्ध किया। तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। बिसल देव के बाद में, यहां दो राजाओं के बाद में सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान राजा बना। जब पृथ्वीराज चौहान राजा बना तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान हार गया और वो चौहान हरा वो कौन सा था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जब हार गया तो इसने अपने एक गुलाम को यहां छोड़ा था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी बिसल देव ने अजमेर के अंदर एक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया था। बिसल देव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बनाई? संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। इस मोहम्मद गोरी से जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को किस में बदल दिया? अढ़ाई दिन के झोंपड़े में बदल दिया। अढ़ाई दिन के, अढ़ाई दिन के झोंपड़े में बदल दिया। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, एक मस्जिद है, एक मस्जिद है। और कब बदला? 1194 ईस्वी में बदला। 1194 ईस्वी में बदला। विग्रहराज चतुर्थ एक खुद अच्छा निर्माण करता था, इसलिए बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसने परमारों ने जो धारा के अंदर, धारा पड़ती है एमपी में और वर्तमान में भी ये विवादित है। धारा के अंदर एक साइड मस्जिद है, एक साइड आज भी मंदिर है जो संस्कृत पाठशाला के रूप में थी। तो धारा की भांति उसने बिसल देव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनाई और इस संस्कृत पाठशाला को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदल दिया और उस मस्जिद का नाम रखा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये एक जो संस्कृत पाठशाला थी और यहीं
पाषाण शिला पर इनके खूब सारे सबूत आज भी है। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। इसे 16 खंभों का मेल कहा जाता है। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन के झोंपड़े के अलावा इसे क्या कहा जाता है? 16 खंभों का मेल। 16 खंभों का मेल। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार इस बीसल देव चौहान ने संस्कृत पाठशाला बनाई। इस संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 16 खंभों के मेल और 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दी। और कालांतर में यहां 2.5 दिन पंजाब शाह का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में पुकारा जाता है, क्योंकि पंजाब शाह का उर्स है वो 2.5 दिन का लगता है। यहां पाषाण शिलाओं पर खूब सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए लेख भी मिले हैं और आज भी हम धुंधले रूप में वह देख सकते हैं। जॉन मार्शल मस्जिद 2.5 दिन में बनी थी, इसलिए जॉन मार्शल कहता है कि ये 2.5 दिन में बनी थी। ये कौन कहता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो जॉन मार्शल ने जब इन पत्थरों को, इन पाषाणों को खंगाला तो उसने कहा, और उन्होंने लेखों के आधार पे, इतिहास के आधार पे जॉन मार्शल ने कहा कि 2.5 दिन में बनी है, इसलिए इसे 2.5 दिन। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इस मस्जिद का जो डिजाइन करता है वो अबू बकर है। 2.5 दिन के मस्जिद है, 2.5 दिन की, 2.5 दिन के झोंपड़े की मस्जिद डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? अबू बकर। डिजाइन करने वाला व्यक्ति, डिजाइन किसने की? अबू बकर ने की। अबू बकर ने की। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अबू बकर ने की। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण बीसल देव विग्रहराज चौहान ने करवाया। अति बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में किसने बदला? अति बार पूछा गया क्वेश्चन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला। इसका डिजाइन करता कौन है? अबू बकर है। खूब बार पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में एक बहुत शानदार कलम चलाते हैं और कहते हैं कि यह हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। कौन सा? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का इतिहास का पितामह किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एक शानदार कलम लिखी है उसने और शानदार उक्ति लिखी है। और उक्ति लिख करके ये कहा है कि हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। हिंदू कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि हिंदू शिल्पकला का, शिल्पकला यानी जो पत्थरों की कला है, शिल्पों की कला है, हिंदू शिल्पकला का प्राचीन एवं पूर्ण परिष्कृत, बहुत शानदार परिष्कृत नमूना है। परिष्कृत नमूना है। कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन मार्शल ऐसा कहता है कि उसका 2.5 दिन बढ़नी, 2.5 दिन में बनी, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहता है। वैसे वहां पंजाब शाह उर्स का मेला लगता है, 2.5 दिन लगता है, इसलिए उसे कहा जाता है। उसमें 16 खंबे हैं, इसलिए उसे 16 खंबियों का मेल कहा जाता है। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद कही जाती है। भारत की प्रथम मस्जिद है वो केरल के अंदर बनी है और केरल का कोंडगलूर जिला है, उसमें मेथला गांव में बनी है। वो भारत की प्रथम जुम्मा मस्जिद है, केरल में बनी है। भारत की प्रथम मस्जिद। थोड़ा वर्णन कर देते हैं ताकि हमारा कुछ चीज पीछे छूटे ही नहीं। देखो, मस्जिद की जब बात आ गई तब बात करते हैं। एक बार आप जरूर, आपको लगेगा रिवीजन हो रहा है,
यहां हम पढ़ रहे थे बीसलदेव चौहान। बीसलदेव चौहान, इस बीसलदेव चौहान ने क्या बनाई? संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। इस संस्कृत पाठशाला को बदला मस्जिद में। किसने बदला? यह बदला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को जो मस्जिद में बदला, उसका डिजाइन किसने तैयार किया? अबू बकर ने। किसने तैयार किया? अबू बकर ने। अबू बकर ने किया। इस मस्जिद के बारे में, 2.5 दिन के मस्जिद के बारे में जॉन मार्शल क्या कहता है? जॉन मार्शल कहता है कि ये 2.5 दिन में बनी थी। 2.5 दिन में बनी थी, इसलिए ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाती है। इस मस्जिद के बारे में हमारे इतिहास के पिता में कर्नल जेम्स टोड क्या उक्ति लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। इस व्यक्ति ने क्या लिखा कि ये हिंदू शिल्प कला का, वो मस्जिद हिंदू शिल्प कला का प्राचीन एवं पूर्ण परिष्कारता नमूना है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन की मस्जिद में कब बदला? 1194 में बदला। बनाया किसने? बीसलदेव ने बनाया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीसलदेव विग्रहराज चतुर ने हरिकेली नाटक लिखा, वो इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है। हरिकेली नाटक 2 जगह उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा गया है, और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। एक तो 2.5 दिन के झोंपड़े 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर है। कहां है? झोंपड़े की दीवारों पर है। दूसरा कहां है? राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल समाधि पर है। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल समाधि पर है। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उसने ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी साहित्य पढ़ने और विदेशों से संबंध स्थापित करने की बात राजा राम मोहन राय ने की थी। वो पुनर्जागरण का अग्रदूत था। प्रथम व्यक्ति था जिसने समुद्री यात्रा की, और जिसने समुद्री यात्रा को पाप नहीं समझा। अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए, पैरवी करने के लिए अकबर द्वितीय की, क्योंकि वो अंग्रेजी फराटादार बोलता था, 14 से 15 भाषा वो लिख सकता था और बोल सकता था। भारतीय विद्वानों में प्रथम विद्वान व्यक्ति था अपने जमाने का राजा राम मोहन राय। वो इंग्लैंड गए और वहां उनकी सांस निकल गई, तो ब्रिस्टल में उनकी समाधि बनी है। उस ब्रिस्टल समाधि पर 2.5 दिन के जो झोंपड़े की भांति हरिकेली नाटक वहां उकेरा गया है। तो इस प्रकार हम उस मस्जिद के बारे में पढ़ रहे थे। अब जब भारत की बात आ गई, तो ये हमारा राजस्थान, भारत यहां पड़ता है केरल, और 629 ईस्वी में मोहम्मद शाह, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब जब जीवित थे, उस समय केरल में, कहां? केरल में, और मस्जिद कहां बनी? वो बनी थी कोंडगलूर और मेथला ग्राम में। कहां बनी? कोंडगलूर केरल, और गांव कौन सा है? मेथला। ये मेथला मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। मेथला मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है, और वो ये इस प्रकार इस केरल में स्थित है। केरल में मेथला मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। मेथला मस्जिद कब बनी? 629 ईस्वी में। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है, उनके काल में ही बन गई थी, और कोंडगलूर मेथला ग्राम में बनी।
दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनी। उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम ये उत्तरी भारत की प्रथम मस्जिद है। उत्तरी भारत की प्रथम मस्जिद है और राजस्थान की प्रथम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा है। तो इस प्रकार बीसल देव ने 2.5 दिन के झोंपड़ा जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मस्जिद में बदल दिया, एक संस्कृत पाठशाला थी, बीसल देव चौहान ने उनका निर्माण करवाया था। अब देखो, आज हम एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की जब बात करते हैं तो उस पेयजल परियोजना का निर्माण काल यदि कह दिया जाए तो नींव भी बीसल देव चौहान ने ही रखी थी। यहां बोराट का पठार पड़ता है ऐसे, और यहां पड़ता है गोगुंदा, गोगुंदा यहां पड़ता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। यह पठार है बोराट का पठार। कौन सा पठार है? बोराट का पठार, बोराट का पठार। बोराट का पठार से खारी, कोठारी, बनास, बेड़च और बनास नदी इस प्रकार निकलती है। कौन सी? बनास। बनास कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से। इस बनास नदी पे एक बांध स्थित है जिसे कहते हैं बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध टोंक जिले के बीसलपुर गांव में स्थित है। कहां है? बीसलपुर गांव में। यह बीसलपुर कस्बा किसने बसाया? बीसल देव ने बसाया था, बीसल देव ने बसाया था। इस बीसलपुर कस्बे के चारों ओर मंदिरों का निर्माण कराया और शिव मंदिरों का निर्माण कराया, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। इसका मतलब ये कौन सा धर्मावलंबी था? ये शैव धर्मावलंबी था। ये शैव धर्मावलंबी होने के बावजूद ये धर्म सहिष्णु शासक था। शैव धर्मावलंबी था लेकिन धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। इसने खूब सारे दूसरे धर्मों को भी दान दिया। तो बीसलपुर बांध जो अभी वर्तमान में बना है वो बीसलपुर गांव में। इस बीसलपुर कस्बे का निर्माण किसने किया? बीसल देव चौहान ने किया, विग्रहराज चतुर्थ ने किया। उस बीसलपुर कस्बे के चारों ओर, जो बीसलपुर आज टोंक जिले में स्थित है, उसके चारों ओर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये वो शिव मंदिर है जिस शिव मंदिर के अंदर रावण, लंकापति, लंकेश रावण अपना हर दिन शीश काट करके शिवजी को दान किया करता था और शिवजी वापिस उसके शीश को लगा देते थे और वो यहीं बैठ के शिवजी को खुश करने की तपस्या की थी। वो बीसलपुर कस्बा है और बीसलपुर कस्बे के अंदर जो शिव मंदिर है, उन शिव मंदिर में बैठ करके रावण ने कभी तपस्या की थी। तो ये उस बीसलपुर कस्बे को बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है बीसल देव चौहान को, बीसल देव चौहान को, बीसल देव चौहान को। इसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। तो इस प्रकार चौहानों का सवर्ण काल जो है वो बीसल देव चौहान के काल को कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय लिखता है, पृथ्वीराज विजय में जानक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। कवि बांधव बीसल देव चौहान के बाद में कवि बांधव की उपाधि देने लायक कोई रहा ही नहीं। ये जानक लिखता पृथ्वीराज विजय में, क्योंकि बाद में इतना विद्वानों का आश्रयदाता कोई राजा पैदा हुआ ही नहीं चौहानों में। कवि बांधव की उपाधि यदि सच्चे रूप में किसी को दी जा सकती थी तो वो किसे दी जा सकती थी? वो इसी बीसल देव चौहान को दी जा सकती थी, विग्रहराज चतुर्थ को दी जा सकती थी। मोटे मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने, बीसल देव ने खुद लिखा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बीसलपुर के मध्य प्रेम संबंध का उल्लेख है। नरपति नालय, जो नरपति उसकी उपाधि हो सकती है, नालय उसका नाम था। तो इस प्रकार नरपति नालय ने पश्चिमी राजस्थानी के अंदर बीसल देव रासो लिखा। बीसल देव रासो के अंदर परमार राजा भोज, उसकी बेटी राजमती, राजमती और बीसल देव के मध्य
प्रेम संबंधों का उल्लेख है। सोमदेव ने जो विग्रहराज, ललित विग्रहराज लिखा, हरिकेली नाटक लिखा विग्रहराज बीसलदेव ने, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। ललित विग्रहराज के अंदर इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का वर्णन किया गया है। और जो हरिकेली नाटक है, हरि और केली, केली अर्जुन को कहा गया, हरि भगवान शिव को कहा गया, उनके मध्य जो संवाद है और महाभारत है वहां से लिया गया है। कहते हैं कि ये 12वीं के किरारत जोनियम की नकल है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पे इसलिए उसे कटिबंधु कहा जा सकता है, कवि बांधव कहा सकता है, विद्वानों में प्रथम कहा जा सकता है। तो आदि आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर, और इस प्रकार आप हमारी मदद कर सकते हैं। यदि आपका टारगेट है ईओ आरओ एग्जाम के अंतर्गत आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, कॉलेज लेक्चरर, पीटीईटी, बीएसटीसी, सीईटी, पटवार, वनपाल, राजस्थान की सर्वाधिक भर्तियों का ये हमारा हब का मेला रहेगा। आइए इस वीडियो के अंतर्गत और आगे भी वीडियो जारी रहे, इसलिए आप हमें प्रोत्साहन स्वरूप लाइक